सो हेलो डॉल्फिन, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में देख रहे हैं, लेकिन एक लास्ट क्वेरी थी उसको देख लेते हैं पहले एक बार। कि एक मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आखिर ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे, ये लाइबिलिटी हमारी तो लाइबिलिटी साइड आनी चाहिए, एसेट पे क्यों आ गया। मैं इस ये जो कंपनी क्रिएट करी हुई है ये प्रैक्टिस के लिए करी है, तो इसमें रेंडमली कोई भी एंट्री में पास कर रहा हूँ। करेक्ट है ना। तो इसमें मैंने क्या करा, मैंने एक एंट्री क्रेडिटर्स की पास करी, तो मैंने यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, इसकी वजह से आ रही है, इस एंट्री की वजह से। ठीक है। तो जब हम इस पेंटिंग खोलेंगे तो ये एसके एंटरप्राइज है। इसमें देखिए, ये आपको दिख रहा है। इसका लेजर खोलते हैं पूरा एसके एंटरप्राइज का ना। जब मैंने इसे खोला तो मुझे ये नजर आया, मैंने इसे सामान कितना खरीदा है टोटल पूरे साल भर में, 50,000 का। लेकिन इसे पेमेंट कितनी कर दी, ज्यादा पेमेंट कर दी ना। इसका मतलब है मेरी लाइबिलिटीज तो एसेट बन गई। एसेट बन गई ना। भाई मुझे पैसे देने नहीं है, अब उससे लेने हैं। पैसे लेने हैं ना, उससे वापस बन रहे हैं। तो मेरी क्या बन गई, मेरे लिए 4,905 रुपए का क्या बन गया, एसेट बन गया। ये मेरी एसेट के रूप में बदल गया। जब एसेट बदल गया ये, तो जब मैंने इसका नेट फिगर देखूंगा तो 4,905 रुपए की मेरी एसेट है, जिसमें से 1 लाख रुपए मेरे पास देने हैं। लाइबिलिटी कितनी है, 1,000 रुपए की लाइबिलिटी है। तो नेट फिगर कितना आ गया एसेट का, इसलिए ये एसेट के रूप में कन्वर्ट हो गया। इस वजह से वो एसेट की साइड पे आ गया। बिल्कुल। भाई हमने पैसे ज्यादा दे दिए ना, हमने वापस करा होगा माल उसे। ठीक है ना, वापस माल भी कर दिया और उसे पेमेंट भी ज्यादा कर दी। तो पेमेंट ज्यादा कर दी तो वो हमारी एसेट बन गई, अब हमारा डेटर बन गया ना, पैसे लेने पड़ जाएगा उससे हमें। करेक्ट है ना। राइट, समझ में आ गया। इस वजह से इसमें आ रहा है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के। इंटरेस्ट कैलकुलेशन बेसिकली क्या है कि जैसे होता क्या है कि हर एक कंपनी में हर कोई इंसान लोन वगैरह जरूर लेता है। आप जिस कंपनी में वर्क करोगे वहां पर हो सकता है उस पर्सन ने किसी से लोन ले रखा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी बैंक से लोन लिया हुआ है। अब होता क्या है कि जब आप लोन लेते हो तो एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन कर लेते हो। ठीक है ना, नॉर्मल ट्रांजेक्शन क्या होगी, आपने कर लिया लोन अकाउंट डेबिट, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, 1 लाख टू टू लोन फ्रॉम HDFC। अब ये मान लीजिए आपने लोन लिया, ये मान लीजिए आपने लोन लिया एग्जाम्पल के तौर पे, ये वाला लोन आपने कब लिया है, ये एक 1 मई को लिया है, 1 मई 2023 ने इसमें लोन लिया था। पूरा साल खत्म हो गया। तो साल खत्म हो गया तो अब आपको क्या करना होगा, इसमें कोई एंट्री पास करनी होगी कि नहीं होगी। लोन तो पेमेंट कर रहे हो, लेकिन कोई एंट्री और पास भी तो करनी होगी। क्या पास करनी होगी, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करनी होगी। जब इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया होगा तो अपनी बुक्स में अपने लोन की वैल्यू को आपको बढ़ाना होगा ना। भाई आपके इंटरेस्ट मान लीजिए उस पे 10,000 पे आ गया, 12,000 पे आ गया, 20,000 पे आ गया, तो वो इंटरेस्ट का आपको ट्रांजेक्शन इसमें दिखाना होगा ना कि इतना इंटरेस्ट चार्ज हुआ। राइट, लेकिन वो इंटरेस्ट की वैल्यू आपको पता कैसे चलेगी। एंट्री तो यहाँ पे कर लोगे, मान लीजिए 31 मार्च पे जब एंट्री करने के लिए आओगे तो आप 31 मार्च में करोगे ना एक एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक। नहीं, लोन करोगे ना पहले, तो ड्यू करोगे ना, पहले ड्यू करोगे। लोन फ्रॉम HDFC, इस बैंक को, इसी को तो करोगे आप, बुक्स। राइट, क्रेडिट करोगे इसे, लेकिन किस वैल्यू से करोगे वो कैसे पता चलेगी तुम्हें, बताओ। वो तुम्हें पता चलेगी तुम्हारे बैंक से। तो बैंक से बोलोगे सर हमारे को लोन सर्टिफिकेट दे दो, हमारे को इंटरेस्ट कैलकुलेशन दे दो, कितना इंटरेस्ट हमारा निकल के आया, तो वो आपको बताएंगे, उस हिसाब से आप एंट्री कर लोगे। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को बैंक से पूछना ही ना पड़े, और बैंक से मैं पूछूं तो सिर्फ चेक करूं कि कहीं उसने गलत तो नहीं कर दिया। तो आप अपने टैली में ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन का एक फीचर होता है, उसे खोल के रख सकते हो। उससे फायदा ये होगा कि जिस डेट तक जितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए वो टैली आपको खुद कैलकुलेट करके बता देगा। राइट। तो वो कैसे किया जाता है वो देखो आप, और ये एंट्री जब आप पास करोगे तो वैल्यू अपना आप उठकर आ जाएगी, को मैनुअली डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक लोन एंट्री करनी होगी, लोन की एक एंट्री ट्रांजेक्शन पास करनी होगी। तो लोन की एंट्री तो नॉर्मल पास करते हैं, किस वाउचर में करेंगे, रिसीव वाउचर में। तो रिसीव वाउचर में जब आप जाओगे तो आप यहाँ पे डेट डालोगे, 1 मई में। 1 मई में आप ट्रांजेक्शन पास करोगे। 1 मई में जब आप एंट्री पास करोगे तो रिसीव वाउचर में आप एंट्री, मैंने क्या बताया आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन क्रेडिट। तो लोन हमारा बना हुआ नहीं है तो क्रिएट करना है, हमें सिर्फ लेजर बनाने तक की मेहनत करनी है बस। लेजर अगर ठीक से बना लिया इसमें तो बाकी सारी चीजें ठीक हो जाएगी। लोन
फ्रॉम HDFC बैंक। इसके बाद कहाँ जाएंगे? बैंक अकाउंट, सॉरी सिक्योर लोन। ठीक है, सिक्योर लोन में जाओगे और इसमें एक फीचर आपका दिखना चाहिए क्योंकि ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, अगर वो फीचर बंद है तो आपको नहीं दिखेगा, तो उसके लिए आपको F11 दबाना है। F11 दबाना है, F11। F11 दबाने के बाद आप यहाँ पे पहुंचोगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे, इस ऑप्शन को यस करना है। इस ऑप्शन को यस करते हुए और फिर एंटर एंटर करते हुए सब कुछ एक्सेप्ट करा देना है। जैसे आपने यस करा, अब हर लेजर, जब भी आप लेजर बना रहे होंगे तो आपको एक नया ऑप्शन दिखेगा, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो इस इस ऑप्शन को कौन से लेजर में इनेबल करना होगा? जिसकी वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो लोन वैल्यू वैल्यू पे तो होगा इंटरेस्ट चार्ज, ये बैंक वाली वैल्यू पे होगा। लोन लोन के लेजर पे ही तो होगा, जितना लोन का लेजर का बैलेंस दिख रहा होगा उसी को इंटरेस्ट लगना चाहिए। आपको यहीं पे यस करना है। यस करने का मतलब क्या है? आप इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस कर रहे हो कि इसका जो भी बैलेंस होगा क्लोजिंग, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करे। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये पूछेगा इसके कुछ पैरामीटर बताओ। ये बोल रहा है इंटरेस्ट पैरामीटर। भाई आपको ये पहली को तो बताना पड़ेगा ना कि आपने कितने परसेंट पे इंटरेस्ट लिया हुआ है। नहीं बताना पड़ेगा, उसे कैसे पता है कि 10% पे, 12% पे, 9.5% पे? तो उसके पैरामीटर को बताओ कि ये लोन कितने क्या पैरामीटर्स है इसके। तो इसमें सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं आपको। अगर ऑप्शन इस तरीके से दिख रहे हैं और आपको सारे ऑप्शन खोलने हैं तो इसी जगह पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट में जाना है। तो कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट में जाने के लिए मैंने क्या बताया था? F12 दबाओगे, आपसे वो बोलेगा एडवांस पैरामीटर भी खोल दूं क्या मैं इसके लिए? मैंने कहा यस, एडवांस पैरामीटर भी खोलो आप। तो ये इस तरीके से विंडो थोड़ी बढ़ जाएगी। अब इसके स्टेप को पढ़ते हैं कि इसमें पैरामीटर्स कौन कौन से पूछे जा रहे हैं। पूछ रहा है इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। मतलब क्या है इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन? मतलब फ्रॉम अमाउंट एडेड, फ्रॉम अमाउंट डिडक्टेड। कह रहा है कि जब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं, पहले पूछ रहा है कि मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो क्या जिस दिन आपने लोन लिया है उस डेट को भी कंसीडर करूं? जैसे कि एग्जांपल क्या है, 1 तारीख को आपने लोन लिया है, 1 मई में, और 31 मार्च को ड्यू ड्यू कर रहे हैं। तो क्या इंटरेस्ट कैलकुलेशन 2 मई से स्टार्ट हो या 1 से ही स्टार्ट हो जाए? तो क्या वो बोल रहा है जिस दिन अमाउंट एडेड हुई है, मतलब एडेड मतलब लिया है, उस डेट को भी कंसीडर किया जाए? मैंने कहा यस। जिस दिन डिडक्ट हो रहा है 31 मार्च, उस दिन को भी कंसीडर करूं या नहीं करूं? तो आप इसे यस करोगे। अगर आप नो रखना चाहते हो तो नो भी रख सकते हो। उसके बाद कितने परसेंट पे लोन लिया है आपने? तो मैंने कहा 12% पे लिया है। या मैंने इसे कितने पे लिया है? 10% पे। 10% पे लिया। अब ये 10% क्या है? 10% ऑफ पर मंथ का है, ईयरली है, क्या है? तो आपको ईयरली बताना होगा। ईयरली या तो कैलेंडर ईयर ले लो या 365 डेज। कंपाउंड यूनिट ले लो आप 365 डेज। उससे क्या होगा, आप 60 दिन का, 70 दिन का, 80 दिन का, ये भी अगर आप चेक करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है ना? तो आप ये वाला लो, बात एक ही है दोनों, ये वाला और ये, इन दोनों में एक ही बराबर बनाते हैं। अब कौन सा लेजर बना रहे हो आप? लोन का। लोन के कौन से बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए? डेबिट बैलेंस के ऊपर या क्रेडिट बैलेंस के ऊपर? क्रेडिट पे होना चाहिए। लोन का मान लीजिए 1 लाख का बैलेंस है, आपने 20,000 चुका दिए, तो उसका जो क्रेडिट बैलेंस होगा वही तो दिखना चाहिए। मतलब 80,000 रुपए पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए। डेबिट बैलेंस कभी लोन का जाएगा क्या? जाएगा भी नहीं। अगर आप ऑल बैलेंस रख भी देते हो तो वो बाय डिफॉल्ट क्रेडिट में रहेगा, क्योंकि कभी जा ही नहीं सकता डेबिट। लोन का कभी जा सकता है? आपने लिया 1 लाख, आपने चुका दिया 1,20, होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता। वो दूसरे केसेस के लिए दिया, इसके लिए नहीं। अभी बताएंगे वो नेक्स्ट केसेस। ठीक है ना? ये वाला जो डेबिट बैलेंस दिया है वो किस लिए दिया है वो हम बताएंगे भी नेक्स्ट केस में। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी हम ये क्या रखेंगे, ऑल बैलेंस रख लेते हैं, तभी वो क्रेडिट बैलेंस ही लेगा, लेकिन हम स्पेसिफाई करेंगे कि क्रेडिट बैलेंस पे ही ले। तो इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर किस दिन से ये रेट एप्लीकेबल होंगे? भाई जिस दिन से लोन लिया उसी दिन से एप्लीकेबल होंगे। तो आपने 1 मई से अपने मई में डाल दिया, तक ये रेट रहेंगे। हो सकता है ये रेट हमेशा रहे, और हो सकता है आपने बैंक से जो बात करा था तो उन्होंने बोला था 31 जुलाई तक ये रेट रहेंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है ना? वो बोल रहा है कि जब ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आए, वो वैल्यू हो सकता है पॉइंट्स में आए। पॉइंट्स में आती है तो क्या वैल्यू राउंड ऑफ कर दे? तो मैंने कहा नॉर्मल राउंडिंग कर दे 1 के मल्टीपल में। उसके बाद इसके रेट क्या हो जाएंगे? मैंने बोला जुलाई के बाद भी तो रेट बताने ही पड़ेंगे ना। जुलाई के बाद क्या होंगे? तो मैंने क्या 12% हो जाएंगे। वही 12% भी सालाना ही है, 12% पर एनम। ये भी क्रेडिट बैलेंस। और देखो अगस्त अपने आप आ गया। कब तक ये रेट रहेंगे? तो आपको मान लीजिए आपको ये पता है कि अब हमेशा ही रहेंगे वाले रेट। आपको आने वाली डेट का नहीं पता कब तक रहेंगे, तो अब से ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। पर्टिकुलर डेट डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो। राइट? इसे डाला, नॉर्मल राउंडिंग और 1। करेक्ट है ना? अब इसके आगे तो भी कुछ ना नहीं डालना है। इतना पैरामीटर आपको सेट करना है।
ये पैरामीटर अगर आप इसे टैली को बता देते हो तो इसके बेस पे ही वो सारी कैलकुलेशन करेगा, राइट। एंटर करोगे, एंटर करोगे, एंटर करोगे, एंटर करोगे, इसे एक्सेप्ट करा दो। आपने यहाँ पे सिंपल एंट्री कर ली 1 लाख, ठीक है ना। यहाँ पर न्यू रेफरेंस आएगा, आपने यहाँ पे ले लिया बिल, जो लोन है, लोन, लोन नंबर ले लिया, ऐसे करके बिल नंबर बना दिया, ठीक है। एसबीआई में पैसा डाला अपने बैंक में, डेबिट करके, ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट करा दिया। फर्स्ट में लोन हो चुका है। आज मान लीजिए 31 मार्च हो चुकी है, तो आपको ये चेक करना है, पहले से ये चेक करना है कि आपका पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है। तो आप कहाँ से जाके देखोगे, डिस्प्ले, कहाँ जाओगे, डिस्प्ले, डिस्प्ले पे जाके स्टेटमेंट, क्योंकि वो स्टेटमेंट है ना, हमारी अकाउंट तो है नहीं, मुझे तो एक स्टेटमेंट देखनी है। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा या पेबल होगा, पेबल होगा, क्लियर है। भी क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर के 1 जुलाई तक का देख रहे हैं, तो हम कहाँ देखेंगे, डेट बदलेंगे। मैंने बोला 1 मई से लेकर के मुझे 31 मार्च तक का दिखाओ। कहाँ पे आया, मैं रिसीवेबल आया, पेबल आया, इंटरेस्ट पेबल ही तो आएगा। हम्म, एंट्री गलत कर दी क्या मैंने, चलो चेक करते हैं एक बार। ये कर देगा, अच्छा, तो यहाँ तो मैं लोन लेना था ना। एंट्री करते हुए बताते हैं, ठीक है। नहीं, एक एक अब इसमें क्यों नहीं आया, देखो उसने कितना समझदार है, क्योंकि उस एक एक के पैरामीटर्स में कोई भी हमने कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी हुई है, इसलिए कुछ नहीं आया। तो हमने एंटर करके इसे ठीक कर दिया, एक्सेप्ट करा दिया, और उसके बाद डिस्प्ले पे जाते हैं। डिस्प्ले पे गए हम लोग, और यहाँ पे पहुंचे, इंटरेस्ट टेबल तो दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन ये कौन सी डेट तक का दिख रहा है, 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक का। तो मुझे तो पूरा देखना है 31 मार्च तक का। तो 31 मार्च तक 10,543 कैसे आ रहा है, कैलकुलेशन इस पे क्लिक करा, सिक्योर्ड लोन है, कौन कौन से सिक्योर्ड लोन है, ये वाला सिक्योर्ड लोन है, कैसे आ रही है वैल्यू, इस पे क्लिक करा। तो उन्होंने बताया 1 मई से लेकर 31 जुलाई तक 92 डेज होते हैं, उस हिसाब से 10% के हिसाब से इतना आ रहा है। और 1 अगस्त से लेकर के 31 मार्च तक 244 डेज, तो उस हिसाब से 12% के हिसाब से इतना रेट आ रहा है। तो टोटल इंटरेस्ट इतना आ गया, अपना आप कैलकुलेट कर दिया। अब मुझे इसकी एंट्री करनी है, कौन से वाउचर मुझे एंट्री करनी चाहिए, इसकी एंट्री ब्लू करने की, कौन सी किस वाउचर में करनी चाहिए, जनरल में। जनरल में करूंगा, डेट डालूंगा 31 मार्च। अब इसमें मुझे क्या एंट्री करनी है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन। तो इंटरेस्ट डेबिट कर लेता हूँ, इंटरेस्ट ऑन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या इसके इसमें इसे इसे एक्टिवेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या इस वाले लेजर में इस ऑप्शन को यस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई इस वैल्यू, इसके बैलेंस के ऊपर कोई ना इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट तो लोन वाली वैल्यू पे कटेगा ना, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट को ना लगेगा। तो यहाँ पर इसे नो कर देंगे हम। यहाँ पर अब वैल्यू तो अपने आप आई नहीं, इसका मतलब मुझे वो याद कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो वैल्यू अपने आप आएगी एंट्री करते हुए। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि ये सही जगह नहीं है इंटरेस्ट को ड्यू करने की। हम जनरल वाउचर में करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, अकाउंटिंग एंट्री गलत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका सही सही वाउचर जो होता है, उसका सही वाउचर होता है क्रेडिट नोट। क्या होता है क्रेडिट नोट, बेसिकली क्या होता है, क्रेडिट नोट का मतलब होता है आप ये बोल रहे हो, मेरी तरफ इतना क्रेडिट निकल रहा है आपका, और इस वजह से, इस नोट की वजह से, इस वजह से नोट में लिख के देते हो ना, इस वजह से मेरी तरफ आपका इतना क्रेडिट निकल रहा है, मैं इतना पैसा आपको और दूंगा। क्रेडिट नोट का मतलब ये होता है, जब आप सेल्स रिटर्न करते हो तो यही तो बोलते हो कि जो आपको मैंने सेल करी थी, आपने वापस कर दिया, अब मैं इतना पैसा आपको वापस करूंगा, तो इसलिए मैं क्रेडिट नोट बना के देता हूँ, राइट। सेल्स रिटर्न के केस में तो वजह कोई भी हो सकती है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, इंटरेस्ट को बोल रहा हूँ, बैंक को बोल रहा हूँ मैं इतना पैसा आपको और दूंगा, तो मेरी तरफ इतना क्रेडिट निकल रहा है, तो उसे किसमें एंट्री करेंगे, क्रेडिट नोट। लेकिन एक चीज मुझे बताओ, इंटरेस्ट तो दो तरीके से कैलकुलेट होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो ये टैली को ये तो बताना पड़ेगा कि किस बेस पे कैलकुलेट करें। आपको क्रेडिट नोट के वाउचर टाइप में जाना है, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, क्रेडिट नोट को ऑल्टर करना है, ठीक है। अगर आप ऑटोमेटिकली उठाना चाहते हो तो ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, मैं दोनों बना के दिखाता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का एक क्लास बनाना है। जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट पे टाइप करके एंटर करोगे, बस आपको क्या करना है, ये पहला ऑप्शन यस कर देना है,
इस ऑप्शन को यस करना है तो ये सिंपल इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की कॉन्फ़िगरेशन को अपने आप से समझ जाएगा और एक्सेप्ट करा देना है, राइट। और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये दोनों ऑप्शन यस करने हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? ये यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग और अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों ऑप्शनों को यस कर देना है, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में दोनों, और सिंपल इंटरेस्ट के केस में सिर्फ एक सिंगल यस, और इसे एक्सेप्ट करा देना है। अब इसके बाद मैं क्रेडिट नोट में जाता हूँ। क्रेडिट नोट कहां से खुलेगा? अदर वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे देखिए क्रेडिट नोट है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिख रहा है और सिंपल इंटरेस्ट भी दिख रहा है, तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पे चार्ज करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास में आ गया, राइट। डेट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, जो डेट आप यहाँ पे डालोगे उस डेट तक अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। कैसे? लोन क्रेडिट होना चाहिए, लोन तो क्रेडिट होगा ना ड्यू एंटी में। जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, आप इसमें देखोगे पीछे कैलकुलेट भी कर दिया उसने, कर दिया, आ गया ना 10,000, आ गया ना अपने आप 10,500, 10,543 आ गया कि नहीं आ गया? मैंने तो नहीं डाला ये वैल्यू, ये अपने आप उसने उठा लिया। कैसे उठाया? वहां पे कैलकुलेट करके। इतना समझ में आया? तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन की कहानी होती है, आप इसमें डालो और जो आपके पास रिपोर्ट आई है उससे चेक कर लो कि वो वहां से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। अधिकतर इसका काम जो होता है लोन में ना होकर के, मैं अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड में बात करूं तो दूसरे पॉइंट पे होता है। जैसे आप किसी डेटर्स, किसी को सामान बेचते हो, तो ये बोल के बेचते हो कि 15 दिन या 20-30 दिन के अंदर पेमेंट कर देना, नहीं पेमेंट करी तो इतने दिन का इतने परसेंट इंटरेस्ट लगा दूंगा। ये अधिकतर केस आपने देखा होगा, यहां पर इस्तेमाल होता है अधिकतर। क्रेडिटर्स और डेटर्स के लिए अधिकतर इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अभी मैं डेटर का एक केस दिखाता हूं, अभी तो मैंने लोन, अभी मैंने इंटरेस्ट देने की कहानी बताई। इंटरेस्ट हम चार्ज भी तो करते हैं, लेते भी तो है किसी से। कौन होता है? वो डेटर होता है। तो मैं एक एंट्री डालता हूँ सेल्स की, ठीक है। अब मैं सेल्स की एंट्री कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे डेट डाली 1 मई, और मैंने यहाँ पे लिखा है सागर, कि मैं सागर को सेल कर रहा हूँ, ठीक है ना। सागर को जब मैं सेल कर रहा हूँ तो ये मेरा संडी डेटर हो गया। जब मैं इसे सेल कर रहा था तो इसका बाय डिफॉल्ट मैंने कितने दिन का टाइम दिया? से 15 दिन का टाइम दे रखा है, कि अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी तो इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। तो यहां पर क्लिक करा, अब इसमें इस ऑप्शन में आए, क्या इसके लेजर में मुझे यस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसी के बैलेंस में तो कटेगा, इसके लेजर बैलेंस में तो कटेगा इंटरेस्ट। पैरामीटर तो बताना पड़ेगा ना कितना परसेंट, इसे यस करना होगा। यहां पर पूछ रहा है सागर से किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए आप ये बात कर रहे हो या हर ट्रांजेक्शन के लिए ये रूल होगा? तो वो पूछा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। मैंने कहा यस, ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। हो सकता है सागर के लिए जो मैं अभी पैरामीटर दे रहा हूँ, ये पैरामीटर मैं जो दे रहा हूँ वो हो सकता है मुझे बाद में बदलाव करने हो। भाई हो सकता है मैंने आज कोई ट्रांजेक्शन, आज मैंने उसे सेल करी और मैंने बोला इसके ऊपर मैं चार्ज करूंगा 2%। फिर मैंने परसों सेल करी, उसे बोला यार ये बहुत जरूरी है, अगर तूने पेमेंट नहीं करी तो मैं 5% चार्ज करूंगा। तो वो रेट्स पैरामीटर्स को चेंज करने के जो मैं अभी दे रहा हूँ, क्या इसको चेंज करने के ओवरराइड पैरामीटर्स आपको ओवरराइड करने के अधिकार चाहिए कि नहीं चाहिए? ओवरराइड पैरामीटर फॉर द हर ट्रांजेक्शन जब भी कर रहे हो तो उस टाइम पे करते हुए आप उस पैरामीटर को ओवरराइड करने के राइट चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अगर यस कर दोगे तो जब आप एंट्री कर रहे ये विंडो खुलेगी और आप वहां पे चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैंने कहा यस, चेंज करना चाहता हूँ। जो एडवांस पैरामीटर दे रहे हो, ये एडवांस पैरामीटर ये वाला जो एडवांस पैरामीटर है इसे भी आप ओवरराइड करने के अधिकार चाहते हो? मैंने कहा यस। और ये वाला केस तो सेम ही है, कि जब आप जिस दिन से स्टार्ट होगा कैलकुलेशन उस दिन को भी कैलकुलेट करा जाए, और जिस दिन डिडक्ट हो रहा है उस दिन को भी। कितने परसेंट पे? मान लीजिए 2% पर मंथ, 2% पर मंथ। तो पर मंथ के लिए या तो कैलेंडर मंथ या तो ये, तो हम 30 डेज पर मंथ ले लेते हैं। अब इसके कौन से बैलेंस पे चार्ज होना चाहिए? डेबिट। क्या इसका कभी क्रेडिट बैलेंस भी जा सकता है क्या? वैसे तो डेबिट ही जाएगा, भाई हमारा डेटर है तो अभी से सामान बेचेंगे तो डेबिट बैलेंस ही जाएगा। लेकिन क्या कभी इसका क्रेडिट बैलेंस भी जा सकता है? हाँ, अभी स्टार्टिंग में देखा था हमने। अगर हमने अगर उसने हमें एडवांस दे दिया, एक एग्जांपल के तौर पे उसने हमें क्या दे दिया? एडवांस दे दिया, अभी हमने सेल नहीं करी उसे, तो उसका बैलेंस क्या दिख रहा होगा? क्रेडिट। तो क्रेडिट बैलेंस पे इंटरेस्ट करना चार्ज होना चाहिए क्या? नहीं। तो यहां पर इस केस में हमें स्पेसिफाई करना जरूरी है। जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि सर ये क्रेडिट बैलेंस क्यों दिया हुआ है, तो क्रेडिट बैलेंस लिए दिया हुआ है, कभी कभार हो सकता है क्रेडिट बैलेंस भी किसी का आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? हम चाहते हैं क्रेडिट और डेबिट दोनों में चार्ज हो तो वहां पे कर देंगे, अदरवाइज स्पेसिफाई कर देंगे। जैसे कि अभी क्रेडिटर का बनाएंगे तो क्रेडिटर के लिए कौन सा बैलेंस होना चाहिए? सिर्फ क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए उसके लिए, तो सिर्फ, राइट। तो यहाँ पर वो बेस है, डेबिट बैलेंस आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर बोलते हैं ऑलवेज, ऑलवेज कैलकुलेशन कब से स्टार्ट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई मैंने कोई सामान बेचा 1 तारीख को, मैंने कोई सामान बेचा 1 तारीख में, मैंने सामान बेचा 1 मई में,
ठीक है ना। और मैंने उसे 15 दिन का टाइम दिया है, तो इसका मतलब उसे कब तक पेमेंट कर देनी है? 15 तारीख तक कर देनी है। ठीक है ना। अगर वो मुझे पेमेंट करता है 17 दिन, 17 तारीख तक, तो कितने दिन का इंटरेस्ट लगे? 2 दिन का या 17 दिन का? वो तो मेरा डिसीजन होगा ना। वो जो मैंने उससे बात करी है, तो मैंने उससे हो सकता है बोला हो कि ड्यू डेट के बाद से कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, और हो सकता है मैंने बोला भाई स्टार्ट होगा उसी दिन से जिस दिन से सेल करी थी। ये हमारी बात है। तो जो भी मेरी उससे बात हो रखी वही पैरामीटर मैं यहाँ पे सेट करूंगा। वो ये पूछ रहा है कि जो आपसे बात हो रखी कि अगर ड्यू डेट से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे टिक कर दो, और जिस दिन से आपने सेल करा था उस दिन से करना है तो इफेक्टिव डेट ले लो। मेरी बात समझ आ रही है? और अगर कोई पर्टिकुलर डेट है कि भाई इस 20 तारीख से कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा, 5 तारीख से करूंगा, कोई पर्टिकुलर डेट है, तो वो यहाँ पे दे दो। समझ में आ रही बात है? तो आप क्या करोगे? ड्यू डेट। अब इसमें क्या करोगे? नॉर्मल राउंडिंग 1। इतना पैरामीटर सेट कर दो बस आप। ये सेट करने के बाद आपका सारा काम आसान हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? सेल करनी है सिंपल। तो मैं सेल कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे बेचा शर्ट। ठीक है, 10 बेची, 1 लाख का ही बेचते हैं, या 1,000, 10,000 का सामान बेच दिया। राइट। अब एंटर करा इसमें, और एंटर करके सेव कर दिया। एक में मैंने सेल करा। देखो, ओवरराइड करने का अधिकार आया, आया कि नहीं आया ये ओवरराइड करने का? करेक्ट है। किसी किसी पॉइंट पे ये वाली पार्ट लिख लेना चाहे, ये एरर है आपकी। ये एरर आपकी आएगी, और इसको रिजॉल्व कैसे करा जाएगा वो भी बता रहा हूँ। कभी कभार आपसे ये पैरामीटर राइट्स पूछेगा नहीं, नहीं पूछेगा वो आपसे। यहाँ पर देखो पूछ रहा है ना कि आप एक बार चेक कर लो जो आपने पैरामीटर दिए थे यही रखने हैं या फिर इसमें बदलाव करने, बदलाव करने तो चेंज कर दो यहीं से। लेकिन अगर ये कभी कभार नहीं पूछता है, कब नहीं पूछेगा ये देखो। जैसे मैंने यहाँ पर एक फीचर है, F12 दबा करके इस ऑप्शन को यूज डिफॉल्ट, 12 दबाया मैंने, और ये विंडो खुल गई मेरी 12 दबा करके। यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल और बिल एलोकेशन, इस ऑप्शन को अगर यस रखा जाएगा, या ये कभी भी यस होगा, तो देखो एक्सेप्ट करा दिया मैंने इसे। अब मैं इसमें पीछे जाता हूं। अब इसने पूछा क्या? नहीं पूछा। अब तो नहीं पूछा ना उसने, नहीं पूछा। समझो इस बात को, क्यों नहीं पूछा उसने? इस ऑप्शन का मतलब क्या है? यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल फॉर बिल एलोकेशन, मतलब क्या है कि जब आप ये एंट्री कर रहे हो ना, तो टैली बोल रहा है कि मैं बाय डिफॉल्ट उसका बिल नंबर क्या बना दूं। बाय डिफॉल्ट उसका बिल नंबर ये बना देगा 6, ये ना 6। वाउचर नंबर क्या दिख रहा है पीछे? 6। तो वो पूछ रहा है, अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया, मैं इसे इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल, मतलब इसकी बाय डिफॉल्ट बिल नंबर क्या बना लेना, जो इसका वाउचर नंबर। बिकॉज हम चाहते हैं ना बार बार हमें हमसे मत पूछे करो इसका बिल नंबर क्या है, इसका बिल नंबर क्या है। बाय डिफॉल्ट वही ले लो जो ये है। अगर मैंने इसे यस कर दिया और अगर मैंने नो करा, तो मैंने बोला बाय डिफॉल्ट नहीं उठाना, मुझसे पूछना कि इसका बिल नंबर क्या है। तो जब मैं इसमें क्लिक करके एक्सेप्ट कराऊंगा, तो देखो जब मैं एंटर करते हुए आऊंगा यहाँ पर, एंटर एंटर एंटर, और इस पॉइंट पे पहुंच करके जब मैं एंटर करता हूँ तो मुझसे पूछना है इसका बिल नंबर बताओ, तो मैं यहाँ पे बिल नंबर डालूंगा INV 005। करेक्ट है ना। और उसके बाद ही ये विंडो खुलेगी, नहीं तो ये विंडो नहीं खुलेगी। और विंडो नहीं खुली, प्लीज मान लेना इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑटोमेटिकली नहीं होगा। समझ में आ गया? F12 दबा करके एक बार फिर से देख लो। F12 दबा करके ये यूज बिल वाइड एलोकेशन वाला ऑप्शन नो रखना है। ठीक है, इस ऑप्शन को आपको क्या रखना है? नो रखना है। अब इसे एक्सेप्ट करा दो। एक्सेप्ट करा दिया। अब मैं चेक करता हूं, आज है मान लीजिए 31 तारीख, महीने की लास्ट डेट है, लेकिन पेमेंट नहीं आई। मैं चेक करना चाहता हूं पहले। तो चेक करने के लिए सेम लोकेशन, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और इंटरेस्ट कैलकुलेशन। और इंटरेस्ट पेबल आएगा आपकी बार, सॉरी रिसीवेबल आएगा। यहाँ पे जाएंगे और डेट हम यहाँ पे चेंज करेंगे, 1 मई से लेकर के 31 मई तक। राइट। तो दिखा रहा है 107 रुपए। कैसे आ रहे हैं भाई? डेटर्स है। कौन कौन से डेटर्स है? सागर है। सागर पे कैसे आ रहा है? इस इनवाइस का आ रहा है। कैसे आ रहा है? ड्यू डेट से करा था, तो 16 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक 16 दिन होते हैं, तो 2% के हिसाब से 107 रुपए बन रहे हैं। एंट्री कर ले अब। वाउचर में गए। अब कौन से वाउचर में करेंगे? डेबिट। डेबिट वाउचर में करेंगे ना। पैसे लेने हैं तो डेबिट वाउचर है हमारे लिए, डेबिट है ना, हम किसी के अकाउंट में डेबिट डाल रहे हैं। अब इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? ऑल्टर डेबिट पर मंथ। 15 दिन का है ना वो। हाँ, 16 दिन का मतलब। जितने दिन का होगा, 16 दिन का है वो। 2 दिन का इंटरेस्ट, 4 दिन का इंटरेस्ट अगर
जितने 15 दिन के बाद जितने दिन भी डिले करेगा उतने दिन का इंटरेस्ट है वो, इतने दिन का इंटरेस्ट है वो। 2% पर मंथ है, उसे डिवाइड करेगा 31 से, उसके बाद जो आएगा पर डे का उसके हिसाब से कैलकुलेट करके। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट वाउचर में जाएंगे हम, और एंटर करते हुए यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एक ही बना रहा हूँ मैं आपकी बार, कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों यस करें तो ये बन गया और एक्सेप्ट करा दिया मैंने कंट्रोल ए करके। अब इसमें मैं कहाँ जाऊंगा, डेबिट वाउचर में, सेम डेबिट वाउचर पे क्लिक करा, और डेट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, 31 मई डालनी है आपको, नहीं तो वो कैलकुलेट नहीं करेगा, ये बड़ी मिस्टेक आती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लूंगा, डेबिट क्या लूंगा, सागर को। सागर पे जैसे क्लिक करा देखो ऑटोमेटिकली अपने आप उठा लिया ना उसने, 107 रुपए अपने आप आ गई वैल्यू। यहाँ पर डाला हमने क्या, इंटरेस्ट ऑन डेटर्स। ठीक है, कहाँ डले गए, इनडायरेक्ट इनकम। इसमें कोई इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो यस नहीं होगा, नहीं, एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। एक इसमें बढ़िया चीज दिखा है, देखो अगर आप इसमें जाते हो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, और रिसीवेबल में जाते हो, और की बार फिर से देखो 31 मई तक गायब, जो जो ड्यू करते जाओगे वो हट जाएगा। लेकिन मेरे को देखना है, हो सकता है उसने जुलाई हो गया, जुलाई भी ओवर हो गया हमारा, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं करी। जुलाई भी पूरा हो चुका है, मतलब मई तो था है, जून जुलाई 2 महीने हो गए, अभी भी पेमेंट नहीं करी, 2 महीने का ड्यू होना चाहिए ना। इसका मतलब वो 15 15 दिन का जो 16 दिन का कैलकुलेट होता है उसको छोड़ करके बाकी 2 महीने का होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप खोल के देखोगे ना, 31 जुलाई तक, तो आ गया। इसे खोल के देखो तो दिखाएगा, देखो 1 जून से लेकर के 1 जुलाई तक कितना, 411। अगर आप फिर से ड्यू करते हो तो 411 से ड्यू हो जाएगा वो। मेरी बात समझ आ रही। तो जो पार्ट आप ड्यू कर चुके हो एक बार, वो बार बार रिपीट ड्यू नहीं होगा। अगर उसके आगे ड्यू करना है आपको, डेबिट नोट फिर से भेजना है, तो आप भेजोगे तो उतने पोर्शन का ही ड्यू होगा जितना पोर्शन आपने अभी तक ड्यू नहीं करा है। करेक्ट है ना। आप इसके लेजर में भी खोल के देख सकते हो, इसमें डिस्प्ले में जाओ, काउंट बुक, लेजर, और कौन, सागर। सागर के लेजर में खोल के देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा, एक 10,000 तो लेने थे, 107 रुपए और बन गए, तो उसके कितने हो गए, 10,107 रुपए। और वो अगर वो एंट्री कर भी देता हूँ मैं, और कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे गया और इसमें मैंने डेट डाल करके 31 जुलाई में जाकर एंट्री करी, तो सागर 411 रुपये अपना आप उड़ गए, इंटरेस्ट ऑन डेटर्स, राइट, एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। और फिर पीछे जाकर के अगर मैं देखता हूँ डिस्प्ले में, सागर, तो अब ये इसमें मैं क्या करूँ, और F2। ठीक है, तो ये हमारा ये वैल्यू इंक्लूड होगी, और टोटल आ गया 10,518 रुपये। तो ये हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन की पूरी पार्ट था। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है। ठीक है, थैंक यू सो मच।